एक सोचने वाली बात है। एक सेब जो पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है और वो चांद जो आसमान में हमेशा दिखता है, इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? इसका जवाब एक सिंपल से शब्द में है, गुरुत्वाकर्षण। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखती है। तो चलिए आज इसी अनोखी शक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ को समझेंगे। उसके बाद फ्री फॉल और गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। फिर द्रव्यमान और भार के बीच का जो कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करेंगे। और आखिर में प्रणोद और दाब के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनविजिबल फोर्स है क्या, ये काम कैसे करती है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यही सवाल थे जिन्होंने सर आइजैक न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट के दिमाग में भी हलचल मचा दी थी। उन्होंने सोचा कि आखिर एक सेब हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है, राइट? वो ऊपर या साइड में कहीं और क्यों नहीं जाता? और आखिर वो चांद, वो पृथ्वी के चक्कर काटते काटते कहीं दूर स्पेस में क्यों नहीं निकल जाता? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि चांद यानी मून एक्चुअली लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए, अगर एक पत्थर को हम बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंकें तो वो जमीन पर आने से पहले काफी लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? अब इमेजिन कीजिए कि उसको इतनी तेजी से फेंका गया है कि जब तक वो नीचे आने की कोशिश करे तब तक पृथ्वी का जो कर्व है वो ही नीचे चला जाए। बस चांद के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। वो असल में पृथ्वी के चारों ओर एक लगातार गिरने की स्थिति में है, जिसके कारण वो ऑर्बिट करता रहता है। और ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, जैसे एक धागे में बंधा पत्थर जब घुमाया जाता है तो धागे का तनाव उसे सर्कल में रखता है, उसे दूर नहीं जाने देता। ठीक वही काम, बिल्कुल वही काम पृथ्वी की ग्रेविटी चांद के लिए कर रही है। ये ग्रेविटी ही वो इनविजिबल धागा है जो चांद को अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में बांधे हुए है। तो न्यूटन ने सिर्फ इस आइडिया को समझा ही नहीं, उन्होंने इस फोर्स को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले टॉपिक की, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का वो महान नियम। ये नियम कहता क्या है? सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये कितनी स्ट्रांग होगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, उन चीज़ों का द्रव्यमान कितना है, मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ही स्ट्रांग खिंचाव। और दूसरी, उनके बीच की दूरी, जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही कमज़ोर खिंचाव। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो स्लाइड पर दी हुई है। तो इस लॉ से फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, फोर्स यानी F दोनों ऑब्जेक्ट्स के द्रव्यमान, मान लीजिए m और m के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। स्टेप 2, फोर्स उनके बीच की दूरी यानी d के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर दूरी डबल हो गई तो फोर्स 4 गुना 4 टाइम्स कम हो जाएगी। और जब हम इन दोनों बातों को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें मिलता है हमारा फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये कैपिटल G क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। समझने के लिए हम इसे एक मैजिक नंबर मान सकते हैं जो द्रव्यमान और दूरी को फोर्स की वैल्यू में कन्वर्ट करता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻11 ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। चाहे हम पृथ्वी पर हों या मंगल पर या किसी बहुत दूर की गैलेक्सी में, G हमेशा G ही रहेगा। चलिए इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है। जब हम पृथ्वी और चांद का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी को फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें जो फोर्स की वैल्यू मिलती है वो देखिए, 2.02 × 10⁻20 न्यूटन्स। ये एक इतनी बड़ी फोर्स है कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। और यही वो जबरदस्त फोर्स है जो चांद को अपने ऑर्बिट में लॉक करके रखती है। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी या प्लैनेट्स के लिए नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में भी है। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं, वरना हवा में उड़ रहे होते। यही चांद को पृथ्वी के चक्कर लगवाती है, सारे प्लैनेट्स को सूरज के चक्कर लगवाती है, और समुद्र में जो टाइड्स आती है ना, उनका कारण भी यही ग्रेविटी है। अभी तक हमने ग्रेविटी को बहुत बड़े स्केल पर देखा,
प्लैनेट्स, मून, यूनिवर्स। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि जब कोई चीज़ पृथ्वी के सरफेस के पास गिरती है तब क्या होता है। जब भी कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के असर में नीचे गिरती है और हम हवा के रेजिस्टेंस को यानी एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो उस मोशन को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फ्री फॉल या मुक्त पतन। अब ये जो ग्रेविटी की फोर्स है ये गिरती हुई चीज़ों की स्पीड बढ़ाती है। फिजिक्स में इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसको हम स्मॉल जी है दिखाते हैं। पृथ्वी के सरफेस पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका सीधा सा मतलब है हर एक सेकंड में गिरती हुई चीज की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यहां एक अच्छी खबर है, फ्री फॉल के कैलकुलेशंस के लिए हमें कोई नए इक्वेशंस नहीं सीखने हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पहले पढ़े थे v = u + at वगैरह, उन्हीं का इस्तेमाल होगा। बस जहां a था वहां अब g यानी 9.8 रख देना है। सिंपल। ओके, तो अगला सेक्शन। यहां हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है और जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? तो इस स्लाइड में इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ लिखा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है, उसका द्रव्यमान यानी उसकी बॉडी में जितना मैटर है वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा और चांद पर भी उतना ही। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन भार जो कि ग्रेविटी का खिंचाव है वो बदल जाएगा। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम है तो वहां एस्ट्रोनॉट का भार भी कम हो जाएगा। हमेशा याद रखें, द्रव्यमान को किलोग्राम केजी में नापते हैं और भार एक फोर्स है, इसलिए उसको न्यूटन्स एन में नापते हैं। और ये बात इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का कर देती है। चांद की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का रफली 1/6 हिस्सा है। इसीलिए चांद पर किसी भी चीज का भार पृथ्वी पर उसके भार का सिर्फ 1/6 हो जाता है। देखिए, यहां एक छोटा सा कैलकुलेशन भी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन्स है तो चांद पर कितना होगा? सिंपल, हम 10 को 6 से डिवाइड कर देंगे और जवाब आएगा 1.67 न्यूटन्स। देखा कितना कम हो गया। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। अब तक हमने फोर्स की बात की, अब हम देखेंगे कि जब ये फोर्स किसी सरफेस, किसी एरिया पर लगती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रणोद और दाब का। दाब यानी प्रेशर, इसका सारा कॉन्सेप्ट इस बात पर है कि फोर्स कितने एरिया पे लग रही है। फॉर्मूला भी सिंपल है, प्रेशर = थ्रस्ट अपॉन एरिया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कील का। अगर हम हथौड़े से कील पर फोर्स लगाएं तो वो नुकीले सिरे से आसानी से दीवार में चली जाती है ना? लेकिन उल्टा करके ठोके तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स तो सेम है पर नुकीले सिरे का एरिया बहुत कम है, इसलिए वहां प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां इस लकड़ी के गुटके के एग्जाम्पल से भी यही बात साफ होती है। जब ये गुटका अपने कम एरिया वाले साइड पर रखा जाता है तो जमीन पर ज्यादा प्रेशर डालता है, और जब इसे ज्यादा एरिया वाले साइड पर रखते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल यही रीजन है कि एक तेज धार वाला चाकू एक मोटे धार वाले चाकू से बेहतर काम करता है, क्योंकि उसकी धार का एरिया बहुत कम होता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका नियम F = gmm/d² से बताया जाता है। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण g पैदा करता है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन भार W = mg गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। और आखिर में दाब होता है प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल। तो इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक सवाल, बस सोचिए इसके बारे में कि अगर सडनली एक पल के लिए ये ग्रेविटी की फोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये यूनिवर्स कैसा दिखेगा? हम, ये प्लैनेट, ये तारे सब कहाँ जाएंगे?